सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। इससे पहले हम हिंदी भाषा का स्वरूप देख चुके हैं, ठीक है, और इससे पहले हम हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं वो देख चुके हैं और मानक भाषा के रूप में हिंदी को देख चुके हैं, और इसके जो बोली क्षेत्र हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मेंटेन्ड है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था को आप समझने का प्रयत्न करेंगे, और इस कक्षा के बाद इसकी जो अगली वीडियो आएगी इसी पर आधारित एमसीक्यू बेस्ड आएंगी, तो उसको भी देखना ना भूलिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी हुए हैं गत वर्षों में, वहाँ से वो सिलेक्टेड प्रश्न आएंगे। किस प्रकार से ध्वनि व्यवस्था से हिंदी भाषा के प्रश्न बनते हैं आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है कि पहले आपकी एक कक्षा होगी, उसके पश्चात उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न भी रखे जाएंगे। चलिए, तो समय को ना गवाते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों को हम देखने का प्रयत्न करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। चलिए, हिंदी की ध्वनि व्यवस्था। सबसे पहले हम ध्वनि से अभिप्राय देख लेंगे, क्या अर्थ है ध्वनि का। देखिए, भाषा विचार व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। जनरल चीज़ें हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन बनेगा आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, ठीक। सिंपल एक नंबर का सीधा क्वेश्चन ये बन जाता है। आगे देखेंगे, मुख्य अवयव से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। भाषा में उच्चारित मूल ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, ठीक है। वर्ण जैसे आ, ठीक है, आ तो मैं बोल रहा हूँ एक ध्वनि है, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह बनाया है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक। सिंपल सी चीज़ है। प्रत्येक वर्ण किसी ना किसी ध्वनि को व्यक्त करता है, जैसे आ को करता है, एक है ना। ध्वनि और वर्ण का आपस में संबंध होता है। भाषा में ध्वनियाँ तो असीमित होती हैं, परंतु सभी ध्वनियों के लिए वर्णों की व्यवस्था कर पाना कठिन कार्य होता है। हिंदी भाषा में प्रायः सभी ध्वनियों के लिए वर्ण की व्यवस्था की गई है। हिंदी भाषा में प्रायः प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण का प्रयोग मिलता है, और इसीलिए ही हिंदी को अक्षरिक लिपि भी कहते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम आगे देखने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदी में वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो एक अक्षरिक लिपि है, क्या है, अक्षरिक लिपि। देवनागरी कैसी लिपि है, अक्षरिक, मतलब जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं, क्लियर। जैसे इंग्लिश में आप देखेंगे कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं साइकोलॉजी लिखूंगा तो एस से नहीं लिखूंगा, ठीक है, साइकोलॉजी होता है पी से, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ जो है हिंदी में नहीं है, हिंदी में जो हम बोलेंगे वही हम लिखेंगे, इसलिए ये अक्षरिक लिपि है, ठीक। चलिए, इसमें ध्वनि चिन्ह अक्षर को व्यक्त करते हैं, है ना, जिसमें प्रायः व्यंजन तथा स्वर मिले होते हैं। जैसे का को अगर मैं अलग करके लिखूंगा, संधि करके लिखूंगा, तो का के नीचे ये जो चिन्ह है इसको हलंत बोलेंगे। इसका अर्थ होता है वह अक्षर आधा लिखा हुआ है, ठीक। जमा आ, इसमें आ मिला देंगे आप तो ये पूरा का बन जाएगा। यही कारण है कि अंग्रेजी आदि वर्णात्मक लिपि वाली भाषाओं में वर्णों को अक्षर नहीं कह सकते, है ना। अब यहाँ देखिए, अंग्रेजी का एक और चीज़ बोल दी इन्होंने, अंग्रेजी क्या है, वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। और अन्य भाषाएं क्या हैं, कुछ और भी हैं, वो भी वर्णात्मक हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी क्या है, अक्षरिक लिपि है, ठीक है। हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो क्या है, अक्षरिक लिपि, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टू द पॉइंट चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब स्वर पे आ जाते हैं हम। देखिए, स्वर क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रतापूर्वक अर्थात बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं, ठीक है। किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े और स्वतंत्र रूप से उसका उच्चारण हो सके, ठीक। इनके उच्चारण में प्राणवायु बिना किसी अवरोध के अर्थात बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में भी सहायक होता है। हिंदी भाषा के स्वर वर्णों के लिए मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई है। जब ये व्यंजन वर्णों में मिलते हैं तो मात्रा का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण इनके लेखन में समय, स्थान व श्रम की बचत भी होती है। क्लियर है,
जनरल चेस से। अब देखिए स्वरों की संख्या में काफ़ी मतभेद है, ठीक है, विद्वान क्या कहते हैं और जनरल क्या माना गया है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे हम। स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या को लेकर मत भिन्नता पाई जाती है, मतलब कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। कुछ विद्वान स्वरों की संख्या 10, कुछ 11, कुछ 12, कुछ 13, कुछ 14 मानते हैं, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है ना। इन्होंने दर्शाया भाई 10 मानते हैं तो कैसे 10 मानते हैं, 11 मानते हैं तो कैसे, 12 कैसे, 13 कैसे, 14 कैसे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हाईलाइटेड दिख रहा है ना दूसरा वाला 11, ये सर्वमान्य है, ठीक है, इससे काफ़ी लोग सहमत हैं। तो आपको भी यही याद करना है कि हिंदी में कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं, ठीक। कैसे हैं वो देख लीजिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लाइन से चल रहे हैं। अब इसमें बीच में देखिए ऋषि रह गया आपका, ऋषि लास्ट में जुड़ा हुआ है इन्होंने, कोई बात नहीं, ठीक है। छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और ऋ से ऋषि, ठीक है। इसमें देखिए इन्होंने क्या नहीं लिया, एक तो अंग नहीं लिया जिसे आप अंग संगूर बोलते हैं, और एक आहा नहीं लिया जिसे आप आहा खाली पढ़ते आए हैं बचपन से, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने नहीं लिया है, ठीक। इसके अलावा जो भी हैं आपके वो 11 स्वरों के अंतर्गत आते हैं और यही आपको याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, ठीक, उसमें एक अंग भी दे देगा ऑप्शन में, एक आहा भी दे देगा, ठीक है, तो ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो आपको यही याद करना है, ठीक, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। चलिए ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है, हिंदी भाषा के प्रचलित एवं सर्वमान्य रूप को देखा जाए तो हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं, ठीक है, और ये 11 स्वर ये रहे, यही है जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं। क्लियर है। चलिए अब स्वरों के भेद देख लेते हैं। स्वर कर लिया आपने, 11 हैं, पता चल गए। अब स्वरों के भेद देख लेते हैं, ठीक है। देखिए उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं, पहला भाग है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, ठीक। क्लियर है। चलिए अब ह्रस्व स्वर की अगर मैं बात करूं तो ह्रस्व स्वर जो हैं वो 4 होते हैं आपके। कितने होते हैं, 4, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से 4 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिक है तो बेसिक आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक। हम काफ़ी ऊपर लेवल की तैयारी करके चले आते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो हमारा कमज़ोर पक्ष रह जाता है, नहीं कर पाते और वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं और हमारा नंबर कट जाता है, ठीक है। तो बेसिक अगर आपका मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, बेसिक मजबूत करके, तो जाहिर सी बात है आपको लाभदायक ही सिद्ध होगी ये सीरीज़, है ना। चलिए ह्रस्व स्वर देख लेते हैं। जिन स्वरों को कम समय में उच्चारित किया जाता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। पहली चीज़ है यहाँ पे कम समय में, ठीक है। इनकी संख्या 4 है, कितनी है, 4, ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक। अब ये कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि, ठीक है। कुछ लोग छोटा ए भी जोड़ देंगे, वो नहीं आएगा भाई। अगर आपके मूल स्वर पूछे जाएँ तो भी यही 4 है, ठीक। कई बार पूछ लिया जाता है हिंदी के मूल स्वर कितने हैं, ये देखिए लाइन लिखी हुई यहाँ पर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। हिंदी के मूल स्वर कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि। क्लियर, याद रखिएगा। और शेष स्वर तो इनके जोड़ तोड़ मात्र हैं, बिल्कुल। अगर आप बड़ा आ की बात करेंगे, ठीक है, तो 2 बार आप आ मिला देंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है, ये नहीं। क्लियर। अगर आप बड़ी ई की बात करेंगे, ठीक है, 2 बार ई मिला देंगे आप, बड़ी ई बन जाएगी, यही होगा ना, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि मूल स्वर यही है, ठीक है, ये किसी भी जोड़ तोड़ से नहीं बने हैं, ये मूल हैं, ठीक है। मूल का मतलब यही होता है ओरिजिनलिटी, ठीक है, जो किसी भी जोड़ तोड़ से नहीं बने हैं। क्लियर। और बाकी जो स्वरों की बात करेंगे इन चारों के अलावा वो तो जोड़ तोड़ से ही बने हैं, कोई भी ले लीजिए इसके अलावा आप, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है अन्य स्वर या तो इनके ही दीर्घ रूप हैं या इन्हीं 2 स्वरों के संयोग से बने हैं। बिल्कुल सही, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, ऊपर मैं बता चुका हूँ, ठीक। इनमें भी री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों अर्थात संस्कृत शब्दों में ही मिलता है। देखिए जो री से ऋषि का प्रयोग है वो हिंदी में आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है, वो संस्कृत में ही अधिकतर मिलेगा, ठीक। हिंदी के अपने तद्भव शब्दों में री का कहीं भी प्रयोग नहीं होता। देखिए री का कहीं भी प्रयोग नहीं होता हिंदी में, ठीक है,
इन्होंने साफ बोल दिया संस्कृत में ही प्रयोग मिलेगा आपको इसका अधिकतर। क्लियर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। तो पहला प्रकार हो गया ह्रस्व स्वर, बता दिया मैंने 4 होते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं इनको। क्लियर। इसके बाद है आपका दीर्घ स्वर। देखिए इसके अलावा मैंने आपको पीछे भी स्वरों की संख्या बताई भाई, टोटली 11 होते हैं। 11 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। ठीक है, तो जो बाकी 7 बच गया वो सारे क्या हैं? वो सारे दीर्घ स्वर हैं। क्लियर है? क्या है? दीर्घ स्वर हैं। ठीक, उनके अलावा जो ऊपर आप लिख के आए हैं ना, छोटा आ, ठीक है, छोटी ई, एक बार दिखा दूँ फिर से, ये देखो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि, इन चारों के अलावा जो स्वर बच गए हैं 7, जो 11 की चर्चा हम पीछे करके आए हैं, वो सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, तो उन्हीं की चर्चा यहाँ पे की गई है। ये देखिए दीर्घ स्वर टोटल कितने हैं? 7। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, ये ध्यान रखिए, ह्रस्व से दुगना समय। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उन स्वरों को क्या कहते हैं जिनमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक, दीर्घ स्वर 7 हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ। ठीक है, और री का दीर्घ रूप हिंदी में नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, संस्कृत के कुछ शब्दों में जो तत्सम के रूप में हिंदी में नहीं आए, दीर्घ री मिलता है। यदि ध्यान से देखें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, यही 3 दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, इररिलेवेंट डाटा नहीं पढ़ेंगे हम, जो रिलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी की चर्चा करेंगे। आगे देखिए, आगे देखिए प्लुस स्वर की बात कर रहा है ये। देखिए ये जो तीसरा रूप है प्लुस स्वर, ये हिंदी में नहीं मिलता है, केवल संस्कृत में मिलता है, मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना या उससे भी अधिक समय लगे। देखिए दीर्घ स्वर की डेफिनेशन क्या थी? ह्रस्व स्वर से दुगना समय। और प्लुस स्वर की क्या है? ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय या उससे अधिक समय लगे तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। उसका प्रयोग जोर से अथवा दूर से पुकारने में अधिक होता है। इसके लिए ना तो कोई वर्ण बनाया गया है, ना कोई मात्रा है। इसके लिखने के लिए स्वर के सामने 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे हे 3 राम, ओ 3 ओम। ठीक है, पढ़ते ना ओम, है ना, राम, या हे राम, है ना। तो प्लुस स्वर ये हैं और इनका प्रयोग हिंदी में स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ पे लाइन लिखी भी हुई है, हिंदी ने प्लुत को स्वीकार नहीं किया है, इसका प्रयोग केवल संस्कृत में मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या प्लुस स्वरों का प्रयोग हिंदी में मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए सिंपल सा डाटा है, पता होना चाहिए। आगे देखिए, अभी एक नया प्रकार है, कई लोगों को ये नहीं पता होगा, पता है मुझे। स्टार्टिंग में जब मैं रीड आउट कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो त्रुटि करके सीखते हैं हम। ठीक है, लाइफ है, लाइफ में हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर वो कहता है कि उसे सब आता है तो वो झूठ बोलता है। ठीक है, ये कटवा सकते हैं। आगे चलेंगे। संध्याक्षर स्वर क्या है? संध्याक्षर स्वर समझने का प्रयत्न कीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है डायरेक्ट। छोटा आ, छोटी ई, छोटा और री से ऋषि। ठीक है, ये जो हम पूछे पीछे करके आए ना, 4 मूल स्वर। ठीक, इन चारों मूल स्वरों के अतिरिक्त शेष 7 स्वर ह्रस्व स्वरों की संधि से बने हैं, जो हमने पीछे चर्चा भी की है ना, जिसे आप दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ जमा आ, बड़ा आ बन गया, यह पीछे बता के आया हूँ। छोटी ई जमा छोटी बड़ी, छोटा ऊ जमा छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा आ जमा ई, ए बन गया। ठीक है, आ जमा ए, बड़ा ए बन गया। आ जमा ओ बन गया। आ जमा औ, ठीक है, बड़ा ओ बन गया। इनमें अब देखिए मेन बात यहाँ आएगी, इनमें जो आ, ई और ऊ ये दीर्घ संधि से बने हैं। देखिए संधियाँ मैं अगली आने वाली मतलब कक्षाओं में कराऊंगा, तो वहाँ इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। दीर्घ संधि से बने हैं, और ए और ओ गुण संधि से बने हैं, और बड़ा ए और बड़ा ओ वृद्धि संधि से बने हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से 3, अब यहाँ देखिए मेन बात यहाँ आएगी आपकी, इनमें से जो 3 हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मूल स्वरों या ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप हैं। यहाँ पे देखिए सेम है, सेम है। ठीक है, इसी का दीर्घ रूप है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक,
इनमें हृस्व स्वरों का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इन्हें केवल स्वर कहेंगे। लेकिन शेष ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ दो अलग अलग स्वरों की संधि से बनते हैं तथा इनका रूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इन्हें संध्याक्षर स्वर कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? संध्याक्षर स्वर अगर क्वेश्चन आ जाए कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। क्यों है? क्योंकि जब संधि होती है ना तो अलग अलग वर्ण यहाँ पे अलग अलग स्वरों में हो रही है। अगर आप देखेंगे इनको तो देखिए ए कैसा बना है, ए बना है छोटा आ और छोटी ई मिल करके ए बना है। बड़ा ए कैसे बना है? छोटा आ और ए मिल करके, ठीक है। और आ और ऊ मिल करके बना है ओ। यहाँ पे देखेंगे दोनों अलग हैं, ठीक। लेकिन ऊपर क्या था? ऊपर दोनों सेम थे। आ मिल रहा था, ई मिल रहा था, ऊ मिल रहा था, है ना। तो ऐसे वर्ण जहाँ पर आपके अलग अलग मिल रहे हैं, अलग अलग स्वर मिल रहे हैं और एक नया स्वर बन रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा स्वर है? संध्याक्षर स्वर है, ठीक है। और इन्हीं को ही संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, अगर पता हो तो आता है, नहीं पता हो तो नहीं आता। यही होता है ना, एग्ज़ाम में भी पढ़ा हो तो आ जाता है, नहीं पढ़ा हो तो कहाँ से आएगा, ठीक है जी। चलिए, ये तो हुई स्वरों की बात। अब हम आएंगे व्यंजन पर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती है, देखिए हमने स्वर में पढ़ा था बिना रुकावट के, ठीक है। तो व्यंजन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके विपरीत, है ना, रुकावट के साथ, ठीक। उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से होता है, ठीक है। लेकिन स्वर का उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता था, ये लाइन हमने वहाँ पढ़ी है, तो उसके भी बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ये सदा स्वर की सहायता से इनका उच्चारण होगा, ठीक है। हिंदी के व्यंजनों में उच्चारण की सुगमता के लिए आ मिला दिया जाता है। जब व्यंजनों में स्वर नहीं मिला होता तब उनका स्पष्ट उच्चारण दिखाने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाते हैं, जैसे म, क, च आदि। क्लियर है? चलिए, अब व्यंजनों की संख्या की बात आई, ठीक है। तो इस पर तो भाई सर्वमत हैं, 33 व्यंजन मिलते हैं हमें हिंदी में। कितने? 33। 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, याद रखिएगा दोनों चीज़ें, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। अब इनका विभाजन दिया गया है, ठीक है। हिंदी में जो व्यंजन है उनका मूल रूप से विभाजन कैसे मिलता है, यहाँ देख सकते हैं आप। कुल 33 व्यंजन हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप से विभाजित किया जाता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इन 33 व्यंजनों को कैसे विभाजित किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? स्पर्श व्यंजन की। देखिए, स्पर्श व्यंजन हम बताने के साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाटा यहाँ पे डाल दिया है आपको, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली ये उच्चारण स्थान है जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और स्वरों के भेद भी टाइप हैं, ठीक है, वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अच्छे से आपको। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं हम, है ना। 25 कितने हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछाता है स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो 25 होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है जी। अब ये 25 कैसे हैं? काखा गागा मुझे पता है, कई लोग भूल चुके हैं, दोबारा से सीख लो आज, ठीक है। चलिए देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। इतना आपको करना है किसमें? स्पर्श व्यंजन में, ठीक। हर लाइन में 5-5 होंगे। का से लेके होगा आपका माँ तक। कवर्ग में आएगा आपका क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। चवर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, इ, ठीक। टवर्ग में आएगा आपका ट, ठ, ड, ढ, ड, ठीक। तवर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न, ठीक। पवर्ग में आएगा आपका प, फ, ब, भ, म, ठीक। इसको आप गिन लीजिए, ये 25 हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। और ये 25 ही आपके क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। क्लियर है? समझ में आया? डेफिनेशन पढ़नी है, सामने लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपको, ठीक है। चलिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक उच्चारण अवयव अर्थात जीवा या ओष्ठ दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है तथा वायु को रोककर निकलने देता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभक्त हैं तथा प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक। कैसे कैसे लाइन से लगे हुए हैं, ये सारे आपके स्पर्श व्यंजन है 5। अब आप सोचेंगे भाई ये इसलिए लिखा हुआ है आपने, ये क्या होल झाल किया हुआ है ना, ये क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, सब समझाऊंगा।
ठीक है, और एग्ज़ाम में ये काम आएंगे, तब आप हमें याद करेंगे। अब देखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि अच्छे से मैं समझा सकूँ। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, डन। देखिए, ये तो हुए आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, उच्चारण स्थान कई बार पूछ लिया जाता है। आपको वर्ण दे देंगे, जैसे मान लीजिए आपको डा दे दिया, आपसे पूछ लिया गया कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, उच्चारण स्थान अर्थात जो वर्ण है वो कहाँ से बोला जा रहा है। कंठ से बोला जा रहा है, तालु से बोला जा रहा है, मूर्धा से बोला जा रहा है, दंत का प्रयोग किया जा रहा है उसे बोलने में, या ओष्ठ का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, या दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जा रहा है, या दंत और मूल का प्रयोग किया जा रहा है, या नासिक के अर्थात नाक का प्रयोग किया जा रहा है उसे बोलने में। ठीक है, तो ये होते हैं आपके उच्चारण स्थान। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन आपके दिए हुए हैं तो क्यों ना इसको यहीं से ही थोड़ा समझा दिया जाए, ताकि आपका एक फ्रेम जो है माइंड में तैयार हो जाए। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल रहे। ठीक, तो उसी को लेकर के हमने ट्रिक बनाई हुई है, सीधा ये लाइन से ही, और आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, क वर्ग आपको याद है, क ख ग घ अंग। ठीक, ये लाइन जो है पहली वाली आपकी बोली जाती है कंठ से। किससे? कंठ से। याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? का स्टार्टिंग में है, ठीक है, का से कंठ, का से कंठ, कंठ यानी गला। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी वर्ण पूछ लिया आपसे, जैसे ग, ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका उत्तर होगा कंठ। क्लियर? खा का क्या है? कंठ। ठीक है, इनमें से कोई भी पांचों में से पूछ ले, कंठ। ठीक, पहले मैं अभी स्पर्श व्यंजन का बता रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक, बाकी जो मैंने अलग से लिखे हुए हैं ये, इनका भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अभी। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में इसको बता दूंगा तो होच पोच हो जाएगा सब, है ना। चलिए, उसके बाद आता है आपका च वर्ग। ठीक है, क्या आता है? च वर्ग, दूसरी लाइन, यानी च छ ज झ वाली। ये जो बोली जाती है, ये बोली जाती है तालु से। किससे? तालु से। ठीक है, ये जो मेरी ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है, कहीं मिल भी सकती हैं, कहीं देखिए कॉपी होने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन ये मेरी ओरिजिनल है, मैं बता दूं आपको। इसको आप करेंगे, तालु है ना, चा से स्टार्ट है, इसको आप करिए चालू। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई ट्रिक चुराए ना चुराए, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। चुरा ले, यूज़ कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरे का भला होना चाहिए। ठीक, मेन मकसद है यहाँ पे ज्ञान को बांटना, एक स्थान से दूसरे तक पहुँचाना। ठीक है, मेन काम यही है, और मेरे हिसाब से ये काम अगर आप सीख जाते हैं तो ये मेरा सार्थक सिद्ध हो जाएगा, है ना। चलिए, तो तालु यानी चालू, तालु यानी चालू। ठीक है, तो च वर्ग पूरा आपका आएगा तालु से। चालू तालु याद रखेंगे तो आपको माइंड में फ्रेम बना रहेगा और आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड। ओके, कलर आई थिंक चेंज हो गया है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये आपका चालू मैंने लिख दिया है, चालू यानी तालू। ठीक, चलिए अब आपका बचा अगली लाइन, ट वर्ग यानी टा वाली लाइन। यहाँ देखिए ट वर्ग वाली लाइन है। ठीक है, टा से टमाटर। ठीक है, टमाटर मुर्दा है, ऐसे याद रखना आपको। टमाटर क्या है? मुर्दा है। ठीक है, मुर्दा टमाटर को खाओगे, जिंदा को मत खाना। ठीक है, तो मुर्दा से याद रखना। टमाटर वाली लाइन कहाँ से बोली जाएगी? मूर्धा से बोली जाएगी। कहाँ से बोली जाएगी? मूर्धा से। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, 1 सेकेंड। लाल है तो लाल टमाटर कर दिया मैंने, मूर्धा। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, दांत वैसे सफ़ेद होता है तो सफ़ेद करूँगा तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने हरा लिया है यहाँ पे कलर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए त वर्ग यानी ता वाली लाइन। ठीक है, ता वाली लाइन ये है आपकी, और ये होगी आपकी दांत से यानी दंत से। कहाँ से होगी? दंत से। ठीक है, थन करके याद कर लीजिएगा, दंत करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूध करके याद कर लीजिएगा, सबका रंग सफ़ेद ही होता है। देखिए द और धा भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, सफ़ेद। ठीक है, तो दंत, तो ता वाली लाइन कहाँ पे आएगी? आपकी दंत पे आएगी। क्लियर है? चलिए, आशा समझ में आ रहा होगा। उसके आगे देख लेते हैं हम, अगला कलर देख लेते हैं। अब येलो ले लेते हैं, है ना। चलिए, इसके बाद प वर्ग है। क्या है? प वर्ग यानी पा वाली लाइन। ठीक है, पा, देखिए आप पा बोलेंगे तो दोनों हॉट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे आपके। बोल के देखिए, अभी बोलिए, पा मिले तो ओठ, ओठों का प्रयोग हो रहा है, ओष्ठ से, सिंपल है। ठीक है, प वर्ग का कहाँ है? ओष्ठ से। प फ ब भ म। बोल के देखिए, पूरी लाइन बोल के देखिए, दोनों ही
इन सब में ही इनके उच्चारण में आपका जो ओठ हैं वो एक दूसरे से टच होंगे। ठीक है, तवर्ग बोल के देखिए, त थ द ध, दोनों दांत के बीच में जीभ आएगी बार बार आपकी, है ना। का बोल के देखिए, आपने आप पता चलाएगा गले से आवाज़ आ रही है, क ख, वाइब्रेट होगा आपका गला, है ना, उस टाइप से। ठीक, आशा है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब जो मैंने अलग से चीज़ें लिखी हुई हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। स्पर्श व्यंजन 25 के 25 जो व्यंजन हैं मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, कुछ व्यंजन अलग से रह गए हैं, उनको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैंने पाँचों को बता दिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो है अंग, ये आपका कंठ से भी है, ठीक है, और ये आपका नासिक से भी है। ठीक, ये तालु से भी है ई, और ये नासिक से भी है। जो ड़ा है वो मूर्धा से भी है और नासिक से भी है। ठीक, ऐसी ना है, ये दंत से भी और नासिक से भी है। माँ है, ओष्ठ से भी है, नासिक से भी है, इसलिए मैंने ऊपर यहाँ नासिक के लिखा है। ठीक, अलग अलग से मैंने आपको याद करवा दिया है कैसे याद करना है, आशा याद रहेगा। अब नासिक के से जो पंचम वर्ण है कैसे याद रखोगे, पंचम वर्ण यानी लास्ट वाला वर्ण, ये लास्ट में ना सबके, ये नासिक के से हैं, इनमें से कोई सा भी आ जाए, ठीक है, नासिक के से है प्लस इनसे भी है। ठीक है, ये कंठ से भी है, ये इससे भी है, तो आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने पूछ लिया ना का उच्चारण स्थान बताइए, तो आपको या तो नासिक के ऑप्शन देगा या तो आपको दंत ऑप्शन देगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, आशा समझ में आ रही होगी। ठीक है, या तो आपको वो दंत ऑप्शन देगा या तो वो आपको नासिक के ऑप्शन देगा, इन दोनों से जो ऑप्शन दे उस पर आपको टिक कर देना है। क्लियर हुई चीज़, ठीक है। आई थिंक हमें कलर चेंज करना चाहिए, रेड इज़ बेस्ट, माई फेवरेट ऑल्सो। आगे देखते हैं। देखिए, ये नासिक का हो गया। चलिए, अब इन्हीं से ही कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनसे कुछ और वर्ण भी बोले जाते हैं। ठीक है, जो कि अलग अलग हमें तितर बितर मिलते हैं, मैंने एक साथ करने की कोशिश की है। देखिए कंठ से हम क्या करते हैं, कहने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कहने का। तो का के साथ आपको हा जोड़ देना है, कह। कहाँ से कहेगा भाई, कंठ से कहेगा, कह। कहाँ से कहना है, कंठ से कहना है। तो हा का उच्चारण स्थान अगर पूछ ले तो कंठ से है। कहाँ से है, कंठ से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कह। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रिक आपको माइंड में रखनी है, वीडियो को 2-4 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, चालू तालू मैंने बताया था। ठीक है, चालू। ठीक है, चा के साथ क्या रखना है, मुझे यश रखना है, मुझे यश चाहिए। ठीक है, चालू होने के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे यश चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप, यश होना भी बहुत ज़रूरी है ना। ठीक है, तो आपको चा के साथ यश जोड़ देना है। तो यश कहाँ से आ जाएगा, तालु से, या और शाह कहाँ से आ जाएगा, तालु से आ जाएगा। क्लियर है चीज़ें, आशा समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे देखिए, टवर्ग। टवर्ग ये कहाँ से था, मूर्धा से। टवर्ग मूर्धा से है ना, ये पूरी टा वाली लाइन। ठीक, इसके साथ आपको 2 वर्ण और जोड़ने हैं। कौन कौन से, एक तो ऋषि ऋषि और एक शाह से षटकोण। ठीक है, ऋषि ऋषि और शाह से षटकोण। जैसे मैंने फ्रेम बनाया हुआ है ना, ठीक ऐसे ही आप अपनी कॉपी में बना लीजिए या इसी का स्क्रीनशॉट ले करके अपने एक फोल्डर में बना कर रख लीजिए। और एग्ज़ाम के एंड टाइम में जहाँ पे सामान्य हिंदी पूछी जा रही हो, इसको एक बार आप माइंड में पढ़ जाइए बस। आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, इसको गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आपको 2-4 बार इसको देखना पड़ेगा तभी याद होगा। ठीक है, मैंने भी प्रैक्टिस से याद किया है, ऐसे याद नहीं होगा ये। ठीक है, थोड़ी 2-4 प्रैक्टिस करेंगे 2-4 बार तो आपको माइंड में ही फ्रेम बन जाएगा और आप बिना देखे इस चीज़ को बना पाएंगे जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर है चीज़ें, आशा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो री से ऋषि और शा से षटकोण कहाँ पे आएगा, मूर्धा पे आएगा। आगे देखिए, दंत। दंत यानी दांत। दांत से था आपका तवर्ग, है ना, दूध वाली लाइन। ठीक है, दूध भी सफ़ेद होता है, दांत भी सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने याद किया था। तो सा का उच्चारण ये कहाँ से है, दंत से है। 10 से आप याद कर सकते हैं, मैंने 10 से किया हुआ है, दा और सा। ठीक है, बाकी देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ आप उसी से कीजिए। अगर इससे बेस्ट भी कोई ट्रिक मिलती है आपको या आप कुछ जनरेट करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बाध्यता नहीं है कि आप यही ट्रिक याद कीजिए। ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये है, बस चीज़ों को हमें याद करना आना चाहिए और माइंड में फ्रेम बने ताकि हम एग्ज़ाम में उसको एग्ज़ाम तक उसको रिटेन कर पाए और अपना आउटपुट वहाँ दे पाएँ। क्लियर है चीज़ें। चलिए, उसके बाद देखिए ओस्ट से आता है। ओस्ट में देखिए ऊ मिल जाएगा आपका। ठीक है, ऊ को बोलिए आपके होठ गोल हो जाएंगे, ऊ। ठीक है, तो ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों ये कहाँ से आएंगे, ओस्ट से आएंगे। कहाँ से आएंगे, ओस्ट से। क्लियर है, चलिए आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने कुछ और वर्ण लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 रह गए हैं उच्चारण स्थान वाले, दोनों में पहले बता दूँ। यहाँ देखिए वाह की चर्चा नहीं हुई है ऊपर, 1 2 3 4 5 6
6 तो इधर कर लिए और 3 इधर रह गए हैं। ठीक है, ठीक है, वा रा और ला रह गया। ठीक है, वा देखिए आपका दंत और ओष्ठ दोनों से है। यहाँ आप देखेंगे दंत अलग है, ओष्ठ अलग है ना। दंत की लाइन अलग जा रही है, ओष्ठ की अलग जा रही है। लेकिन वा एक ऐसा वर्ण है हमारे हिंदी में जो दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से बोला जाता है। बोल के देखिए वा। ठीक है, ओठ भी आएंगे आपके। ठीक है, थोड़ा सा दंत का भी यूज़ होगा वा। ठीक है, दांत आगे पीछे थोड़े से होंगे, है ना। तो दंत ओष्ठ से आपका है वा, केवल वा, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया क्योंकि ये इकलौता वर्ण है। ठीक है, दंतोष्ठ से। उसके बाद आता है दंतमूल। ठीक है दंतमूल से आपके 2 वर्ण हैं, एक रा है और एक ला है। दंतमूल को वर्तस्य के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। कई बार वो पूछ लेगा वर्तस्य, उच्चारण स्थान दे देगा वर्तस्य से किसका उच्चारण होता है, तो आपका उत्तर रहेगा रा और ला। इनमें से जो भी वर्ण दे दे वो आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ चीज़ें हो गई। अब आप देखेंगे मैंने अघोष सघोष भी लिखा हुआ है, तो ये क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको याद रखना है बस अघोष व्यंजन कौन से और सघोष व्यंजन कौन से हैं, कई बार पूछ लिया गया है। तो स्टार्टिंग के जो 2 वर्ण है ना, एक सेकंड, इसको आप लाइन से लगा रहने देंगे ऐसे। स्टार्टिंग के जो 2 वर्ण है, ओके, ये ठीक है, स्टार्टिंग के 2 वर्ण, हर किसी वर्ग के स्टार्टिंग के 2 वर्ण। और जो लाइन से नहीं लगे हैं उनको मैंने लगाने का प्रयास किया है, अलग से लिख दिया है यहाँ पर। ये देखिए श और सा आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, ओके, ये सारे आपके अघोष व्यंजन हैं। ठीक है, अघोष यानी देखिए इसमें कंपन का बहुत महत्व होता है। ठीक है, आप बोलिए ग, ठीक है, कंपन होगा, ग घ अंग। ठीक है, वहीं बोलिए ख, कंपन नहीं होगा। गले में देखिए, खुद महसूस कीजिए, गले पे हाथ रखिए, बोलिए क ख, इतना कंपन नहीं होगा। जैसे आप बोलेंगे ग तो कंपन होगा। तो कंपन के आधार पर यहाँ बांटा गया है। ठीक है, घोष, घोष वर्ण। ठीक है, घोष बोल लीजिए या सघोष बोल लीजिए, कई बार घोष लिखा आता है, कई बार सघोष लिखा आता है। ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ लिखा है ना सघोष, ठीक है, इसका अर्थ सघोष तो है ही है। ठीक है, इसको कई बार घोष भी बोलते हैं, केवल घोष, सा नहीं लगा रहता। ठीक है, तो दोनों का अर्थ ही एक है, बराबर है दोनों। क्लियर, याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग के 2 वर्ण हर किसी के आपके अघोष होंगे और एंडिंग के 3 वर्ण हर किसी के आपके सघोष होंगे, ये ध्यान रखिए। इसमें कंपन होगा, आखिरी के तीनों में, स्टार्टिंग के 2 में कंपन नहीं होगा, इसलिए ये अघोष हैं। क्लियर, आशा है पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें अल्प प्राण और महाप्राण भी हैं, यहाँ मैं बता तो सकता हूँ लेकिन काफ़ी होच पोच हो जाएगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जब उच्चारण स्थान वाला और करेंगे या व्यंजन की कैटेगरी वाला करेंगे तो वहाँ बता दूंगा, या मैं हल्का सा बता दूँ। चलो अगली बार करेगा ना, काफ़ी लंबा हो जा रहा है वैसे भी है ना। मैंने सोचा काफ़ी छोटे में बताऊँ, लेकिन डाटा देखो इतना है। ठीक है, अगर मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करता तो नहीं समझ में आता ये। ठीक है, एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं छोटी सी चीज़ और बता दूँ आपको, ये है ना श श स ह। ठीक है, ये अघोष हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लाइन्स लगाने के लिए इनके नीचे रखे हैं। ठीक है, और ये सघोष हैं, ये चारों के चारों। ठीक है, यार अलावा। ठीक है, इनको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। और ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब यहाँ आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आशा है। आगे देखेंगे, आगे देखिए, ये देखो जो मैंने अभी बताया अंतस्थ और ऊष्म, वही चीज़ आ गई है, अंतस्थ आ गया। देखो ये देखो अंतस्थ, अंतस्थ आपके वर्ण कितने हैं, 4, या व्यंजन कितने हैं, 4। अंतस्थ वर्णों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है। क्या होता है, कम। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा उच्चारण स्थान के बिल्कुल निकट पहुंच जाती है। पारंपरिक वर्णमाला के बीच में स्थित होने के कारण भी इन्हें अंतस्थ कहा जाता है ना, बीच में स्थित होते हैं इसलिए भी इनको अंतस्थ बोलते हैं। ठीक, ये स्वर तथा व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, अथवा इन व्यंजनों के बीच में स्वर स्थित होते हैं, अथवा ये स्वरों के निकट हैं, इसलिए इनका नाम अंतस्थ पड़ा। अंतस्थ वर्ण य र ल व, य र ल व। ठीक है, आई पीछे बता के आ रहा हूँ मैं। क्लियर, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाता है अर्ध स्वर कितने हैं, तो आपको बता देना है 4। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान केवल या और वा को ही अर्ध स्वर मानते हैं। ठीक है, तो वो अर्ध स्वर की आपसे संख्या तो नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि इस पर काफ़ी विवाद है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो अंतस्थ व्यंजन है उन्हीं को ही हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 फैक्ट और दिया गया है, बताना ज़रूरी समझूंगा क्योंकि कई बार मैंने खुद फेस किया है ये क्वेश्चंस। ठीक है, आने वाले कई एग्ज़ाम्स में, तो ज़रूरी है। रा देखिए यहाँ पे, रा जो है लुंठित वर्ण कहा जाता है या लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ठीक है,
क्यों कहते हैं बताता हूँ मैं। देखिए पूरा पढ़ते हैं इसको तभी समझ में आएगा। स्वर रहित रा को रेफ कहा जाता है, ठीक है, जैसे धर्म, कर्म, है ना। रा वर्ण के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग मसूड़े के समीप भीतर से आती हुई हवा के प्रवाह के कारण 2-3 बार कंपित होता है, अतः इसे प्रकंपित एवं लुंठित कहते हैं। लुंठित का अर्थ है लुढ़कना, अर्थात रा, देखिए रा बोलिए, रा बोलेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना, कि प्रयोग में स्थिरता अथवा एक रूपता नहीं है, इसलिए इसे लुंठित कहा गया है। जो रा वर्ण है हर जगह एक रूप में प्रयोग नहीं होता है। आप कर्म बोलेंगे तो अलग रूप से प्रयोग होगा, आप क्रम बोलेंगे तो अलग रूप से प्रयोग होगा, त्रिशूल बोलेंगे तो रा अलग आएगा, श्रीमान बोलेंगे तो रा अलग रूप से प्रयोग होगा, इसलिए रा को लुंठित कहा जाता है। लुंठित वर्ण है, लुंठित व्यंजन है, याद रखिएगा। कौन सा? रा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ला का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ला को हम पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। इसके उच्चारण में ला की बात हो रही है अब, ठीक है, ला। इसके उच्चारण में जीवा का अग्रभाग मसूड़े को छूता है तथा दोनों और बगल से मार्ग खुला रहता है और इससे हवा निकलती है। इसको पार्श्विक कहने का एक कारण यह है कि यह बहुत सी जगह अपने पास वाले पार्श्विक रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे पीपर, पात सरिस मंडोला, कालंदी कूल कदम्ब की डारिन, बदरा घिर घिर आयो रे आदि। संस्कृत में कहा भी है रल्यो अभेदः। क्लियर है? तो आपको याद रखना है पार्श्विक व्यंजन मात्र एक है। कितने हैं? एक है ला। लुंठित कितने हैं? एक है रा। क्लियर? लुंठित रा, ठीक है, पार्श्विक ला। याद कैसे करोगे? देखो जिसमें लुंठित आ गया तो समझ लो ला नहीं है, इसका अपोजिट आ जाओ, यानी कौन सा बचा? रा, ठीक है। और पार्श्विक कौन सा है? ला। एक रा है तो एक ला। क्लियर? चलिए अब आ जाइए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म कितने हैं आपके? 4। अंत्यस्थ भी 4 हैं और ऊष्म भी 4 हैं, ठीक है, याद रखिएगा, 4 मैंने मेंशन किया हुआ है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है तथा यह हवा अन्य वर्णों के उच्चारण के समय निकलने वाली वायु की अपेक्षा गर्म अर्थात ऊष्म होती है, उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है, अर्थात घर्षण के साथ, है ना। संघर्ष के साथ हवा निकलने के कारण ही इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि घर्षण के साथ निकल रही है। आप बोलिए श, ठीक है, थोड़ा बल लगेगा आपको, श, ठीक है, स, हाँ, ह, ठीक है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं, ठीक है, थोड़ी गर्मी के साथ, मतलब, है ना, ऊष्मा के साथ, है ना। चलिए ये थे आपके, यहाँ देख लीजिए, श श स ह, ठीक है, ये ऊष्म वर्ण है। कई बार पूछ लिया जाता है, संख्या पूछ ली जाती है आपसे, कितने ऊष्म व्यंजन हैं? 4। कौन कौन से हैं? श श स ह, ठीक है, और यह अलावा अंतस्थ। क्लियर? चलिए अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, गौड़ व्यंजन करके यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं याद करना इसमें, केवल ये याद करना है उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन कौन से हैं? ड और ढ। ये वो डा और ढा नहीं है जो आपके व्यंजन में आपको देखने को मिलेंगे, जो 33 व्यंजन हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पर देखो ढा में नीचे आपको नुक्ता मिलेगा, ड़ा में यहाँ मिलेगा, लेकिन आप ये भी याद रखिए ये वाला ड़ा नहीं है जो काका काका के एंड में आता है, वो दूसरा है, ठीक है। उसमें जो आप बिंदी देखेंगे ना, वो बिंदी यहाँ आएगी, ना कि यहाँ। क्लियर? कहाँ आएगी? यहाँ। ये वाला है काका काका वाला, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। कहा जा रहा है देवनागरी लिपि में उच्चारण और वर्तनी में एक रूपता रखने का प्रयास किया जाता है। हिंदी में डा और ढा के 2 उच्चारण मिलते हैं हमें, ठीक है। देखो दोनों उच्चारण बता रखे हैं। मूर्धन्य वाले देखो ये रहा, ड और ढा, जैसे डमरू ढोल, ये आपके हिंदी वाले, ठीक है। द्विस्पष्ट ये ढ और ढ, सड़क पढ़ना, ठीक है, मिलते हैं ये, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे देखेंगे। आगे है आपका देखो आगत वर्ण और ध्वनियाँ, ठीक है। इसमें वही नुक्ता की बात की गई है आपकी, जो आगत है, ठीक है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से आए हैं। इन शब्दों का उच्चारण देवनागरी के परंपरागत वर्णों से ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, अतः इनके उच्चारण में पूर्णता लाने तथा उस ध्वनि का सही प्रतिनिधित्व
करने के लिए कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगाकर लिखते हैं। इस बिंदी को ही नुक्ता कहते हैं। जैसे क, ख, ग, ज, फ, है ना। जैसे गज़ल, है ना, कागज़। ठीक है, क्लियर है, आशा समझ में आ रहा होगा। आगे चलिए, अब देखिए संयुक्त व्यंजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भी कितने होते हैं? 4। ठीक है, हिंदी। क्लियर। संयुक्त व्यंजन क्या है? हिंदी भाषा में अनेक वर्णों के संयुक्त रूप मिलते हैं, किंतु 4 वर्णों के संयुक्त रूप को ही संयुक्त वर्ण का दर्जा दिया गया है। क्लियर है, कई मिलते हैं लेकिन 4 को ही इंपॉर्टेंट माना गया है, 4 को ही माना गया है। ये कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, आखिरी के 3 और एक श्र। आप बोलेंगे श्र तो भाई हिंदी में है ही नहीं। ठीक है, तो ये कैसे बन गया है? ठीक है, बताते हैं अभी। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त अन्य जितने भी व्यंजन संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं उनको उचित नहीं माना जाता है। उचित केवल 4 को ही माना जाता है। चारों मैंने बता दिए। कैसे कैसे ये कौन कौन से व्यंजनों के मेल से बने हैं, नीचे देख लेते हैं। अगर आप क्षत्रिय की बात करेंगे तो आधा का मिलता है इसमें, और शास्त्र षटकोण पूरा मिलता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ये दे देगा, ठीक है, और बोल देगा ये कौन कौन से वर्णों के मेल से बना है। ऑप्शन दे देगा आपको ये का हलंत प्लस शास्त्र षटकोण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा का पूरा प्लस शास्त्र षटकोण, इस पर डाल देगा हलंत। ठीक है, इतनी बारीकी से आपको याद करके जाना है ये। तीसरा ऑप्शन दे देगा का, इस पर भी हलन दे देगा और इस पर भी हलन दे देगा। ठीक है, सही कौन सा होगा? पहला वाला। क्लियर है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, हर किसी में पहले वाले पे ही हलंत आएगा। क्लियर, यहाँ पे देखो मेंशन है, ध्यान से देखो इसको। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ 1 नंबर लेके चली जाती है, और 1 नंबर का रोल सिलेक्शन में, ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा 1 नंबर का कोई महत्व नहीं जान सकता, है ना, क्या होता है। तो शाह देख सकते हैं आप, आधा का और शाह से षटकोण से बना हुआ है। अगर आप ज्ञा की बात करेंगे, ज्ञा से ज्ञानी की, तो देखो आधा जा है और इया है। चाचा जा वाली लाइन में आता है ना आखिरी में इया, वही है ये। ठीक है, तो ये ज्ञा बना हुआ है। उसके बाद त्रा की बात करेंगे, आधा ता है और रा पूरा है। ठीक है, हर किसी में स्टार्टिंग वाला आधा आएगा, हलंत लगेगा उस पर, और सेकंड वाला पूरा आएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा तो माइंड में बैठा रहेगा ये। उसके बाद देखिए श्र बना है आपका सा से सलगम, आधा है प्लस रा पूरा है। क्लियर है, ये बना है आपका श्रा। क्लियर है, आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। कितने हैं? 4 हैं। क्लियर, और भी मिलते हैं लेकिन उनको मान्यता नहीं प्राप्त है, इन 4 को मान्यता प्राप्त है, इन्हीं को ही आपको पढ़ना है। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ खंडेतर ध्वनियाँ हैं, है ना, अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसमें बालाघात पढ़ेंगे हम, सूरानुतान देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, जनरल टॉपिक है ये, कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, या एग्जाम्पल के रूप में दे दिया जाता है, या कथन के रूप में, है ना, तो पता होना चाहिए थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि हम ध्वनि व्यवस्था कर रहे हैं, तो ध्वनि व्यवस्था से रिलेटेड हर एक चीज़ हमको करनी है। ठीक है, जो कि सामान्य ज्ञान में आपको हिंदी में पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बोलने में उच्चरित अंश के हर भाग पर बराबर बल नहीं दिया जाता, हमें पता है। ठीक है, बिल्कुल भी हर किसी भाग पर बराबर बल नहीं दिया जाता। आप अपने हाथों की उंगलियां देख लीजिए, क्या बराबर हैं? क्या नहीं है। ठीक है, तो ऐसी हिंदी में स्वर, वर्ण, व्यंजन, शब्द जिनका उच्चारण आप करते हैं, हर किसी को एक तरीके से नहीं बोलते हैं, एक तरीके से नहीं पढ़ते हैं। अभी हम रा के विभिन्न प्रयोग देख के आए हैं, है ना। आशीर्वाद बोल रहे हैं तो अलग से आ रहा है, कर्म बोल रहे हैं तो अलग से आ रहा है, क्रम बोल रहे हैं तो अलग से आ रहा है। ठीक है, तो उच्चारण का जो रूप है वो बदलता रहता है। ठीक है, कभी किसी पे बल होता है अधिक, कभी किसी पे अधिक, है ना, कभी किसी पे कम, कभी दूसरे पे ज़्यादा, ऐसे होता है ना। वाक्य में कभी एक शब्द पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे पर, बिल्कुल सही बात। इसी तरह शब्द में भी कभी एक अक्षर पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे पर, और उच्चारण के उस बल को ही बलाघात कहते हैं। क्लियर है, उस बल को जो बल लग रहा है उसी को ही बलाघात कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ दिया गया, उच्चारण में हर अंश पर कुछ ना कुछ बलाघात अवश्य होता है, परंतु जब हम कहें कि अमुक अक्षर, शब्द, वाक्यांश व वाक्य पर बलाघात है तो उसका अर्थ यह है कि अन्यों की तुलना में उस पर अधिक बल है। क्लियर हुई बात। बलाघात से अभिप्राय है उच्चारण में लगने वाली शक्ति। ठीक है, ये शक्ति मूलतः 2 बातों पर निर्धारित है, आधारित है। कौन कौन सी 2 बातें हैं देख लेते हैं। पहला है आपका उच्चारण में फेफड़ों से कितनी शक्ति से हवा आ रही है। दूसरा है उच्चारण अवयवों में कितना तनाव है। ठीक है, बलाघात, ये धात नहीं है, घा है ये। ठीक है, घा करिएगा इसको। बलाघात की यह प्रक्रिया अक्षर, शब्द, वाक्यांश व वाक्य सभी स्तरों पर लागू होती है। ठीक है, सभी स्तरों पर होती है। क्लियर, जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए।
उसके बाद अनुतान देखिए, कई लोग अनुतान और बलाघात में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, बलाघात मैंने बता दिया, अनुतान देखते हैं अनुतान क्या है। जब हम बोलते हैं तो प्रायः हमारे वाक्य आदि से अंत तक, आदि अर्थात प्रारंभ से अंत तक एक लहजे में नहीं होते, कहीं उतार होता है तो कहीं चढ़ाव, है ना, ऊपर नीचे, अपनी जो वॉल्यूम है उसको हम अप डाउन करते हैं, है ना। बोलने में सुर के उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं। ठीक है, वहाँ देखो सुर की बात नहीं की गई थी। ठीक है, यहाँ सुर की बात है अनुतान में। ठीक है, टोन जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, इसे सुर लहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुर लहर। ठीक है, एक ही वाक्य जब भिन्न भिन्न अनुतानों में बोला जाता है तो उसका भिन्न भिन्न अर्थ देता है। ठीक है, जैसे राम, मोहन कैसा लड़का है। ठीक है, राम कह रहा है मोहन कैसा लड़का है। और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, आप भी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, सामान्य कथन के रूप में देखिए, सोहन कह रहा है अच्छा, सामान्य कथन। ठीक है, अब राम कह रहा है यहाँ पे मोहन पास हो गया, है ना। सोहन फिर कह रहा है अच्छा। ठीक है, यहाँ पर देखो आश्चर्य के रूप में, है ना। उसके बाद राम कह रहा है श्याम आज मेरे साथ चाय पियो, है ना, श्याम। अब यहाँ पे श्याम कह रहा है अच्छा, है ना। मतलब कि आप देखो, अच्छा यहाँ पर देखो सामान्य कथन के रूप में प्रयोग हो रहा है, अच्छा यहाँ पे आश्चर्य के रूप में प्रयोग हो रहा है, अच्छा यहाँ पर अनिच्छा के रूप में प्रयोग हो रहा है ना। कि मतलब अच्छा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, है ना, बोलते हैं ना अच्छा, है ना। राम कह रहा है आप भी चलें, है ना, श्याम। अब फिर कह रहा है अच्छा, है ना। अब यहाँ पे स्वीकृति दे दी उसने। मतलब एक ही शब्द का देखो कितने अर्थों में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है इसका कारण? इसका कारण है आपका टोन। ठीक है, क्या कारण है? टोन, है ना, जिसको आप हिंदी में अनुतान कहते हैं, जो मैं बता के आया हूँ। ठीक है जी, चलिए एक एग्जांपल और दूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है एक एग्जांपल, रुकिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा उठो। ठीक है, मत सो। ठीक है, मैंने लिखा उठो मत सो, है ना, सोम। ठीक है, एक मैंने लिखा उठो मत सो। आशा दोनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो अच्छे से पढ़िए और अल्प विराम देखिए कहाँ लगा है, अर्थ आप समझ जाएंगे। क्लियर है? बाकी काम आप पे छोड़ता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुस्वार। क्यों? क्योंकि आगे और भी डाटा है तो मेरे को जल्दी कराना है। ठीक है, चलिए अनुस्वार देख लेते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं? जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाक से। याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय स्वर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जिसे आप बिंदु बिंदु चिल्लाते हैं ना, उस बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं अंग, जो बिंदी लगी है ना ऊपर, कहते हैं ना कभी बिंदी लगा दो। ठीक है, तो अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं या हिंदी आपने डीपली थोड़ी पढ़ी है तो आपको पता होगा इस बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और आपको अभी ये बिंदी नहीं कह करके अनुस्वार कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारी जो भाई एक है कि भाई हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, हिंदी को अपने आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचाना है। ठीक है, उसी रूप में जिस रूप में हम आगे से लेके आए हैं, तो थोड़ा सा इतना तो कर ही सकते हैं हम, है ना। तो ठीक है, अंग, कंठ, मंच, बंदर, आप देख सकते हैं हर किसी के ऊपर अनुस्वार है। ठीक है, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको बिंदी ना बोल करके हमेशा अनुस्वार ही बोलूँ, ताकि याद भी रहे और चीज़ें मेंटेन भी रहें। ठीक है जी, चलिए तो अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होगा? नाक से होगा। ठीक है, इस पर अक्षर के ऊपर क्या लगा रहेगा? अनुस्वार। ठीक है, जिसे आप बिंदी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुस्वार व विसर्ग को आयोगवाह भी कहते हैं। यहाँ देखिए, अनुस्वार और विसर्ग को एक साथ क्या कहेंगे? आयोगवाह। एक बात ध्यान करिए, जब हम स्वर पढ़ रहे थे 11 स्वर हमने पढ़े। ठीक है, उसमें हमें आ ई उ री ए ऐ ओ औ यहाँ तक पढ़ा, 11 हो गए। ठीक है, लेकिन आपका एंड में क्या बच गया था? ये दोनों बच गए थे, अनुस्वार और विसर्ग, दोनों बच गए थे। इन दोनों को एक साथ कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या कहते हैं? तो आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है ये। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा आयोगवाह के अंतर कौन कौन से स्वर आते हैं या कौन कौन से वर्ण आते हैं। स्वर तो नहीं बोलेगा क्योंकि इसको स्वर की कैटेगरी में हम नहीं गिनते हैं, कई विद्वान मानते भी हैं स्वर भी दे क्या पता एग्जामिनर, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को आयोगवाह कहते हैं। वो ऑप्शन दे देगा आपको, एक में दे देगा ये प्लस, है ना, ये। ठीक है,
एक में दे देगा ये प्लस ये, ठीक है, और एक में दे देगा ये प्लस ये, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ये प्लस ये, ठीक है, अनुस्वार प्लस विसर्ग, ठीक है, क्या है आयोगवा, ठीक है। तो जैसे हमारे चैनल का मोटो भी टू द पॉइंट चीज़ें लेकर चलने का, तो उसी हिसाब से देखो इतना सारा पैरा है तो हमारे किसी उस काम का नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है ना। तो जो मेन पॉइंट है उसी पर ही मेरा फोकस रहेगा हमेशा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अभी देखिए इसी का ही भाई बोल लीजिए इसको आप, अनुस्वार का ही, ठीक है। अनुनासिक, क्या है अनुनासिक, जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए ताकि आपको ईजिली विजिबल हो जाए। ओके डन। देखिए अनुनासिक, मैंने पीछे बताया अभी अनुस्वार का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है, नाक से, ठीक है। लेकिन अनुनासिक का कहाँ से होगा, नाक से तो होगा प्लस मुंह भी होगा, मुंह से भी होगा, ठीक है, मुंह का प्रयोग भी होगा, ठीक है। इसका एक चीज़ क्या है, संस्कृत में प्रयोग नहीं मिलता आपका अनुनासिक का। अब आप बोलेंगे भैया ऐसी क्या चीज़ है जो संस्कृत में नहीं है हमारी, है ना, चंद्रबिंदी, क्या चंद्रबिंदी, जिसे आप चंद्रबिंदी के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आँख, ठीक है, एग्जांपल से आसानी से समझाएगा इसलिए एग्जांपल पे ही आते हैं सीधा, है ना। आँख आप लिखते हो तो ऊपर चंद्रबिंदी लगाते हैं और उसको चंद्रबिंदी हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। इसको अनुनासिक बोलते हैं। आज से इसको अनुनासिक बोलना चालू कर दीजिए। कोई आपसे पूछ ले ये जो लगी है आँख के ऊपर जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ना, तो आपके मुँह से सीधा निकल जाता है चंद्रबिंदी ठीक है। तो चंद्रबिंदी ना बोल करके उसको आप अनुनासिक बोलेंगे तो सामने वाले को ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, और बेटर लगेगा, हाँ सामने वाले को नॉलेज है, ठीक है जी। चलिए, तो हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि सभी स्वरों के अनुनासिक व निर अनुनासिक दो रूप हैं। अनुनासिकता स्वरों का विशेष गुण है और यह बतलाता है कि स्वर का उच्चारण नासिका से वायु निकालकर भी किया जा सकता है। अनुनासिक स्वरों को उनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, ये ध्यान रखिए, इन दोनों की सहायता से बोले जाते हैं अनुनासिक, क्लियर। और संस्कृत का यूज नहीं होता, ठीक है संस्कृत में ये प्रयोग नहीं किया जाता। और यहाँ देखो एक लाइन लिखी है, चंद्रबिंदु का प्रयोग तत्सम शब्दों में नहीं होता। अब आप एक बात बताइए, मैं संस्कृत में मैंने बोला कि चंद्रबिंदु का प्रयोग जो है संस्कृत में नहीं होता, ठीक है। और जो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं वो तत्सम ही होते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला नेत्र या चक्षु, चक्षु बोला मैंने, चक्षु क्या है, तत्सम शब्द है तत्सम शब्द, ठीक है। ऐसे जो तत्सम शब्द हैं या जो संस्कृत के शब्द हैं उसमें हम चंद्रबिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी इसका उल्टा अगर मैं बोलने का प्रयत्न करूं, जहां भी आपको चंद्रबिंदी का प्रयोग दिख जाए, फॉर एग्जांपल आँख, ठीक है, कई बार तत्सम शब्द भी पूछते हैं ना, वो आगे जो आने वाली कक्षाएं हैं उसमें हम करेंगे तत्सम शब्द। लेकिन जो बेस है यहाँ पर आप बनाते चलिए, जो आँख शब्द है अगर आपसे पूछ लिया जाए ये तत्सम शब्द है या तद्भव है, तो यहाँ से आपका एक लाइन 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। भाई चंद्रबिंदु का प्रयोग तत्सम में नहीं होता, ठीक है, और तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, यानी कि ये तत्सम तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा, तद्भव होगा, तद्भव होगा, जनरल से चीज़, ठीक है। इसको बोलते हैं सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, ठीक है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व, हमारी टैगलाइन है हिंदी भाषा को संरक्षित करने के लिए और सामान्य ज्ञान के बढ़ाने के लिए भी, और हिंदी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी की ध्वनि व्यवस्था। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।